नमस्कार, मेरा नाम राहुल राजपूत है। न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सम्मेलन जय किसान में आप सभी का स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में हैं और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर नोएडा आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, किसानों की भी बात होती है, रोजगार की भी बात होती है। और अगर इस पूरे इलाके को देखा जाए, सहारनपुर की बात करें, बागपत, बड़ौद की बात करें, मेरठ की बात करें, तो अपने आप में ये रिच इलाका रहा है। किसानों के मद्देनजर अगर कहे तो अन्न उत्पादन में यहां किसान सबसे आगे रहे हैं। और जिस तरीके से किसान आंदोलन चलता रहा और ऐसे में सियासत का केंद्र बिंदु और आंदोलन का केंद्र बिंदु पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा। कई चीजें सामने आई पिछले दिनों, सभी देशवासियों ने देखा। और ऐसे में जिस तरीके से आंदोलन चलता रहा, तीनों कृषि बिल वापस हुए, लेकिन अभी भी इस पर राजनीति हो रही है। और जिस तरह से हमारी थीम जय किसान है, तो ऐसे में किसानों की बात होगी और इससे जुड़ी जो सियासत हो रही है उस पर भी बात होगी। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मेहमान, तीन खास मेहमान। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। इसके अलावा केसी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव जेडीयू। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत केसी त्यागी जी से करेंगे क्योंकि हमारे बगल में है। केसी त्यागी जी, जब पीएम आते हैं और बोलते हैं कि तीनों कृषि कानून बिल वापस होगा, बिल वापस भी होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कुछ बात नहीं बन जाती, आंदोलन वापस नहीं होना चाहिए। आप सरकार के साथ हैं या फिर सरकार के खिलाफ? हम एनडीए में हैं और एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से। माइक थोड़ा ऊपर जी। हम एनडीए में हैं और एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से हैं और सरकार की उम्र लंबी हो, लिहाजा चाहते हैं कि सरकार जन कल्याणकारी कार्यों में लगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई आज की मांग नहीं है। जब हम लोकदल में थे तब जनसंघ, हम, स्वतंत्र पार्टी, सब लोग तब से इकट्ठे होकर के लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों की मांग हम आज से नहीं लंबे समय से कर रहे हैं। और जो ये आंदोलन था उसमें तीनों कानूनों की वापसी के साथ साथ ये मांग भी शामिल थी। और जो इसकी इकोनॉमिक्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 1947 से पहले भी और 1971 तक गेहूं, चावल, शक्कर, तेल, सब चीज़ें विदेश से आती थी। और एक दौर ऐसा था कि बंदरगाह पे निगाह लगी रहती थी कि बंदरगाह से अनाज उतरेगा तो देश अनाज खाएगा वरना नहीं खाएगा। तब देश के किसानों ने एज ऑन टुडे, जब हम बात कर रहे हैं, हम दुनिया के दूसरे नंबर के निर्यातक गेहूं, चावल, सब्जी और चीनी के हैं। ये जो महान क्रांति देश में हुई है, इसकी वजह देश के कृषि वैज्ञानिक और सिर्फ किसान ने। सरकार ने जो एमएसपी की प्रक्रिया शुरू की है, उससे पहले का भी मैं और संक्षिप्त करना चाहता हूँ। चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, हम अपने पिताजी के साथ मंडी में जाते थे और 2 और 3 आदमी बैठ कर के दाम तय करते थे कि आज जो है गेहूं का दाम ये है, चावल का दाम ये है। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करना चाहता हूं, उनके कार्यकाल में ये प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन एक तो एमएसपी को तय करने की प्रक्रिया डिफेक्टिव है। सीएसीपी जो बनी हुई है, कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, उसमें आज भी चेयरमैन का पद खाली, एक। दूसरा, उसमें किसान समूहों के प्रतिनिधि नहीं हैं, सरकारी अफसर हैं। 3, जिस तरह से आप औद्योगिक उत्पादकों के दाम तय करते हो, वही प्रक्रिया हम चाहते हैं कृषि के जो उत्पाद हैं उनके लिए होनी चाहिए। पिछले 1 साल में बिजली, पिछले 1 साल में मजदूर की मजदूरी में, उसका विरोधी नहीं हूँ मैं और क्लियर कर दूँ, उसमें डीजल, पेट्रोल, रसायन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बोझा, जितनी भी चीज़ें किसान की हैं उन सब के दाम बढ़े हैं। तो क्या प्रोपोर्शनेटली एमएसपी बढ़ी? मेरा कहना नहीं। तो क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए काम नहीं कर रही सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो? नहीं, ये तो कंक्लूजन आप निकालने के लिए स्वतंत्र। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, सरकार किसानों के लिए क्यों नहीं काम कर रही है या जनता के लिए क्यों नहीं काम कर रही है? आज 80 करोड़ देश का गरीब आदमी सरकार के द्वारा दिया गया जो राशन है मुफ्त में पिछले 9 महीने से उसको खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो ये किसान की कल्याणकारी योजना है और दर्जनों योजनाएं
राज्य सरकारों की भी हैं, केंद्र सरकारों की। लेकिन एमएसपी जब तक कानूनी अधिकार नहीं बनेगा, अभी मैंने 3 दिन पहले एक लेख लिखा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 10%, वो भी 5 फसलों की, 5 फसलों की 10% एमएसपी किसानों को नसीब हुई है। भाई ये मेरा पेन है, इसकी एमआरपी लिखी हुई है, इससे कम पे कोई दुकानदार बेच दे तो उसको हमें बता दो। तो हमारी भी सरकार ने एमएसपी बनाई हुई है, उससे कम पे हमारी एमएसपी क्यों बिकनी चाहिए जब आपकी एमआरपी नहीं बिक रही? तो लिहाजा ये लड़ाई किसानों के जीने मरने का प्रश्न है, और ये लड़ाई कोई ना भाजपा के खिलाफ है ना सरकार के खिलाफ। तो आपको लगता है सरकार दबाव में है, सारी बातें अब मनवा ली जाए? नहीं, ये कोई 7 साल की नहीं है। जो लोग इसको एनडीए सरकार विरोधी आंदोलन के रूप में प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उनसे मेरा डिसएग्रीमेंट है। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, इनके समय में भी एमएसपी को कहाँ कानून बनाने का काम हुआ। जब 2013 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने बनाया था कि ये गरीब लोगों के लिए इतना राशन कंपलसरी है, उसमें एक क्लोज इनकी पार्टी भी जोड़ सकती थी। लिहाजा न ये यूपीए के खिलाफ है, ना एनडीए के खिलाफ है। जो व्यवस्था बरसों से चली आ रही है, ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही है अब तक, ये उसके खिलाफ है। इत्तेफाक से आज हमारी सरकार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, किसान आंदोलन के बीच आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो मामला अब सुलझ गया है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी सीट आने वाली बीजेपी की? नहीं, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादा के अनुसार समापन किया है, जनता में इसका और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा संदेश गया है। कोई देश का प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि दिए कि लॉ के समान पवित्र 3 कृषि कानून हैं, लेकिन मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई है जो किसानों के एक वर्ग को हम समझाने में असफल रह गए, और मैं इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करता हूँ। तब इसकी उनकी इस विनम्रता का संदेश जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गया है, निश्चित तौर पर वो जो वातावरण निर्माण हो रहा था किसान आंदोलन के नाम पर, राजनीतिक हानि और लाभ का आकलन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कोई हानि नहीं होने वाली है। और बाकी जो बातें भी माननीय त्यागी जी ने कही है, एमएसपी की बात सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है, और निश्चित तौर पर कोई ना कोई उसका हल निकलेगा, कमेटी बनेगी। और जैसा कहा त्यागी जी ने कि उस कमेटी का अभी तक चेयरमैन नहीं है। त्यागी जी तो कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी वाला मामला हल नहीं हो जाता तब तक किसान उठे नहीं, आंदोलन चलता रहे। नहीं, किसान के तो आपके देखिए, किसान के उस आंदोलन का उस रूप में जो समर्थन जो राजनीतिक दल कर रहे थे, उनकी तो इच्छा ये हो सकती है कि किसान ना उठे। लेकिन माननीय त्यागी जी ने भी ये कहा, मेरा भी ये कहना है कि जब एमएसपी को निर्धारण करने की लोकतांत्रिक युक्ति संगत कमेटी का निर्माण हो जाएगा और एक संभावना उसकी जग जाएगी कि उसका एमएसपी तय होने लगेगा प्रॉपर, तब फिर किसान भी राष्ट्रीय हित में इस पर विचार करेगा। और जैसा कि त्यागी जी ने कहा है कि सही माने में उस अन्नदाता किसान ने इस देश को निर्यातक की श्रेणी में खड़ी करने का काम किया है, तो उस किसान से ऐसी जीत की भी अपेक्षा कम से कम हम लोग नहीं करते। लेकिन वही किसान तो गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी मौजूद है। नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर 2017 में जिसने वोट किया, 2014 में जिसने वोट किया, 2019 में जिसने वोट किया, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान एक आंदोलन कर रहे हैं, हक है उनका आंदोलन। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत देश में कोई भी कहीं अपने मांग के लिए, अपने हित के लिए आंदोलन कर सकता, उसमें हम रोक भी नहीं सकते, ना रोकना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि जो 3 कृषि कानून वापस किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसका संदेश गया। एक बात और कहना चाहता हूं, इसके साथ साथ इसके तुलनात्मक, इसके पैरेलल जोड़कर जनता सरकार के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कामों का भी ध्यान करेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रतापूर्वक कि इस सरकार के कार्यकाल में कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कोई गायत्री प्रजापति, कोई बाबू सिंह कुशवाहा पैदा नहीं हुआ, और 5 केडी में कोई नोट गिनने की मशीन नहीं लगी। ये बात भी जनता की जानकारी में है। अच्छी कानून व्यवस्था, अपराधियों के विरुद्ध उनकी संपत्ति कुर्क करना, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्क करके अपराधियों की कमर तोड़ने का काम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमें नहीं लगता कि आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात को लेकर? किस बात से? जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि
जितने भी नोट गिनने वाले लोग थे, कानून व्यवस्था, इस सरकार ने जो दे दिया है वो हमें नहीं लगता कि पिछली सरकारें या आने वाली सरकारें दे पाएंगी, केवल बीजेपी की सरकार देगी। भाई उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो 32 सालों में किसने नोट गिने, किसने मशीन लगाई, मुझे उसका तजुर्बा तो है नहीं। जिनमें से नाम लिया उसमें तो एक तो आपके पार्टी में भी नेता हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो बेचारे बहुत शरीफ आदमी हैं ना, वो नोट गिनते थे, वो तो वो थे पोस्ट मैन जो होते हैं, कुरियर का काम किया करते होंगे उस समय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी नोट गिनते होंगे। हाँ ठीक है, वो विषय उनका है, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का बड़ा आदर सम्मान करते हुए उनकी बातों से मैं इत्तेफाक रखते हुए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर ये कृषि कानून गलत थे तो ये लाए क्यों गए, और अगर ये सही थे तो हटाए क्यों गए। इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार का कोई मंत्री सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका दे पाया हो, क्योंकि भारत सरकार के कृषि मंत्री ने, गृह मंत्री ने और तमाम इनके दल के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, इनके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पिछले 1 साल में, राहुल जी, ऐसा कोई टेलीविज़न चैनल और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा है जिसमें ये साफ साफ ना कहा हो कि भाई ये कानून जो हैं देश के हित में हैं, किसान के हित में हैं, ये वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को थोड़ा इस पर रोशनी डालनी चाहिए कि भाई अचानक प्रधानमंत्री जी ने ये कानून को वापस लिया, किसानों की मांग को मान लिया, बहुत अच्छा है। मैं तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इन काले कानूनों को वापस लिया, जिसको क्या किसान आंदोलन के तमाम नेता काला कानून कह रहे थे। मगर ये इतना विलंब से जो फैसला लिया तो ये मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा, अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो फिर वापस क्यों लिए? क्योंकि भारत सरकार के सारे मंत्री एक बार नहीं कई बार ये बात कह रहे थे कि 85% से ज़्यादा किसान है जो इन कानूनों को अच्छा बता रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर 85% किसान कानूनों को अच्छा बता रहा था तो 15% की वजह से 85% की बात को क्यों नहीं माना? ये तो देश हित में नहीं है। और अगर इसी तरह से आप ने ये कहना चाहते हैं कि हमने उन 15% की मांग को मान लिया, तो फिर जितने भी कानून आप लाए हैं, तो अगर ऐसे आंदोलन सड़कों पे और होना शुरू हो गए तो क्या जितने पहले कानून आपने बनाए हैं क्या उनको भी वापस लेंगे? तो एक बड़ा सवाल देश आप के दो सामने, चीजें कह रहे हैं, देश के सामने आप दो चीजें कह रहे हैं, यानी कि आंदोलन होता रहा तो कई कानून वापस हो सकते हैं, और जो कानून रहा वो समझा नहीं पाए, वापस किए। नहीं समझाया जाता भी रहा। राहुल जी, इस देश में जब से डेमोक्रेसी स्थापित हुई है, भारत के राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में जितनी सशक्त और पूर्ण ताकतवर सरकार वर्तमान सरकार है, इतना तो कोई था नहीं। मुझे तो बहुत कम ऐसी सरकारें आई हैं जो इतना प्रचंड बहुमत लेके आई थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद में राजीव जी की सरकार जब बनी थी, राजीव गांधी जी की, तो पूर्ण बहुमत में आई थी। उसके अलावा तो इतना प्रचंड बहुमत, ठीक है, आप जो समझना चाहते हैं वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी समझाएंगे। एक सेकंड, 10 सेकंड, तो क्या इस सरकार की इतनी बड़ी कमजोरी थी कि देश की जनता इस सरकार की बात नहीं मान पाई? किसान, वो जो 15% किसान थे, उनको समझाने में ये सरकार असफल हो गई। ये थोड़ा मेरे को लक्ष्मीकांत वाजपेयी अटपटा सा लगता है। मैं आचार्य जी की बात को मैंने सुना है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में एक सहमति नाम का एक शब्द है, और अभी आचार्य जी ने खुद कहा कि देश की बहुत बड़ी मजबूत सरकार है, शायद इतिहास में इतनी बहुमत वाली इतनी मजबूत सरकार कभी नहीं आई, ये आचार्य जी ने स्वीकार किया। तो इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार ने लोकतंत्र में मर्यादा शब्द का और सहमति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर इस वक्त अपनी इस बात को स्वीकार किया कि हम 15% ही सही, हम उन किसानों को समझाने में असफल रहे हैं, इसलिए हम इस कानूनों को वापस लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे बड़ा विषय नहीं हो सकता, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की सराहना की जानी चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी की सराहना बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन सवाल है सही और गलत का।
सवाल है सिद्धांत का। यदि देश की जनता के समक्ष भारत की संसद में आपने कानून पारित कराए और उनको आपने विरोध की वजह से हटाया, पहली बात तो ये भी एक समझ में आने वाली बात नहीं है कि 1 साल आपने देखा, उसमें कई सौ किसानों ने दम तोड़ दिया। भारतीय किसान यूनियन और तमाम आचार्य उनके प्रमोद कृष्णम संयुक्त जी, अगर मोर्चा, आंदोलन चला और केंद्र सरकार बैकफुट पर आई आपके मुताबिक, तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए? नहीं, क्यों? अगर कल को CAA NRC के लोग आंदोलन करके कहें कि CAA वापस ले लो, तो क्या आप लेंगे? कल को कहना ये आंदोलन शुरू हो जाए कि 370 वापस हो जाए, तो क्या आप लेंगे? एक सेकंड। और अगर 3 तलाक का कानून आप लाए, उसको अगर कोई कहे कि साहब इसको वापस ले लो, तो आप लेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रश्न नहीं है। प्रश्न दोनों ये चीज का है। अरे मैं दोनों नहीं कह रहा हूं, मैं आपको, फैसला तो सरकार ये है, हम तो प्रजा हैं, इन्हें जवाब देना है। हम तो सवाल कर रहे हैं, हमारे मन में ये जिज्ञासा है कि ऐसा क्या किया कि आपने कानूनों की इतनी तारीफ की कि कुछ बात मानने को तैयार नहीं थे, और अचानक ऐसा क्या घट गया? तो ये मेरी समझ से तो बाहर है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं कि ये मर्यादा का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन अगर मर्यादा से देश चलेगा, मर्यादा होनी चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं मर्यादा होनी चाहिए, फिर सही और गलत में फैसला कैसे होगा? लक्ष्मीकांत जी, एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रक्रिया में इस कानून को वापस लेने की घोषणा करना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में एक अन्यथा न लेकर इसकी सकारात्मक रूप में को लेना चाहिए। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो कारण है। अब मैं राजनीतिक बात कहने को मजबूर हो रहा हूं, मैं चाहता नहीं था कि राजनीतिक बात यहां करूं। हो सकता है कि आचार्य जी जो दल इस आंदोलन के पीछे खड़े, कथित तौर पर खड़े होकर कहीं अपना हित साधन भावी चुनाव में देख रहे थे, उनके नीचे की जमीन खिसक गई, और जमीन खिसक जाने के बाद अब वो किंग कर्तव्य मूड हो गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा मार्ग तलाशें जो अगले चुनाव में हमारे लिए लाभकारी हो। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को पूरा हक है मुझ पर हमला करने का, लेकिन मैं इन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय विपक्ष में थे, तो उनकी एक स्पीच पब्लिक डोमेन में है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि यदि किसान के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम किसान के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देंगे। अगर किसानों को कोई प्रॉब्लम थी, उसमें कांग्रेस ने समर्थन किया या दूसरी और पार्टियों ने समर्थन किया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आरोप लगाना ही व्यर्थ है। केसी त्यागी जी, बीजेपी से बात बनी यूपी चुनाव को लेकर, कुछ सीटें मिल रही हैं आप लोगों को, चुनाव लड़ेंगे आप लोग? नहीं, हम तो एनडीए के संस्थापक दलों में से हैं। स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अध्यक्ष थे इसके, तो जॉर्ज फर्नांडीज इसके संयोजक थे, और 13 दिन की जब सरकार भाजपा की अटल जी के नेतृत्व में लंबी उम्र पूरी नहीं कर पाई, तब ये गठबंधन बना था। हमने यूपी में विधानसभा में भी चुनाव लड़ा है, लोकसभा में भी लड़ा है। वाजपेयी जी जिस सरकार में मंत्री थे, समता पार्टी जनता दल यू के उस सरकार में मंत्री भी थे, हमारे एमपी भी थे। लेकिन पिछला चुनाव हम लोगों ने नहीं लड़ा, हालांकि हमारी अच्छी तैयारी थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं हम लोगों ने की थी, और उसमें भारी संख्या में लोग आए थे। लेकिन अब हम बिहार में भी हमारी सरकार संयुक्त रूप से चल रही है, और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि जो पुराना हमारा एनडीए था वो उसी रूप में रिवाइव हो, और हमारी इच्छा है कि हम एनडीए के झंडे के नीचे ही चुनाव लड़ें। अगर बात नहीं बनी तो? नहीं, मैं तो आशावादी हूं, और आपका ही बयान था कि अगर बात नहीं बनी तो बनी, मैं उस बयान पे अभी भी कायम हूँ। लेकिन मैं मानता हूं हमारी प्रारंभिक वार्ता भाजपा के शिखर नेतृत्व से हुई है, जिसमें अमित शाह जी भी शामिल हैं, नड्डा जी शामिल हैं, और राजनाथ सिंह जी भी शामिल हैं। और उनसे बातचीत का जो मसला है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कम्युनिकेट किया गया है। मैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इस विषय में बातचीत कर चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो ये चुनाव है 2022 का, इसमें हम और भाजपा इकट्ठे मिलेंगे और विजयी होंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जॉइनिंग कमेटी की कमान आपके हाथ में है, और कितने नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी में? रणनीतिक दृष्टि से ये बताना तो उचित नहीं है अभी कि कितने नेता शामिल हो रहे हैं।
लेकिन एक बात निश्चित तौर पर है कि कोई अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर निचले स्तर तक भी उसकी इंक्वायरी हो रही है और फिर ज्वाइनिंग कमेटी की संस्तुति पर प्रदेश का नेतृत्व विचार करके हमको क्लियरेंस देता है और उस क्लियरेंस के आधार पर हम तारीख निर्धारित करके ज्वाइनिंग करा रहे हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता भले किसी अन्य दल के हैं, लेकिन अगर समाज में उनकी छवि अच्छी है, समाज के लिए उपयोगी हैं, हम उनको शामिल करने में कोई की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। एक बात तय है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट का आश्वासन देकर भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार में शामिल नहीं कर रही है, लेकिन जब परिवार में शामिल हो जाएंगे और कार्यकर्ता बन जाएंगे तो फिर टिकट मांगने का और उनके टिकट पर विचार करने का प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व का जिम्मेदारी होगी और उनका हक होगा। लेकिन शामिल करने पर शर्त यही है कि टिकट नहीं, टिकट जिसे मिले आपको मिले खुद लड़ना, जिसे मिले नहीं तो जिसे मिले उसे लड़ाना। अगर इस पर एग्री हो तो शामिल हो, अन्यथा बाहर ही रहो। बाहर तब जाकर निकलना हो कि टिकट नहीं मिलेगा तो निकलना, तो कृपा करके भारतीय जनता पार्टी में सदस्य न करो। इतनी स्पष्ट बात करने के बाद लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए? नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कोई सूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। सरकार भी बनेगी और सरकार अपने करे हुए अच्छे कृतित्वों के आधार पर बनेगी, विकास के कार्यों के आधार पर बनेगी। मैं फिर एक निवेदन करना चाहूँगा, इस सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो पिछली सपा सरकार में ध्वस्त थी, जिसमें औरतें और बच्चे सुरक्षित नहीं थे, अपराधियों का राज था, उस सबको खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय कल्याण सिंह जी ने भी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, लेकिन सीमा तक वो भी नहीं गए थे। और योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की अपराधियों की संपत्ति को सरकार में शामिल करने का काम किया है। उनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़कर भविष्य में कोई अपराधी बनने का सपना ना देखे, इस परिस्थिति का निर्माण लेकिन करने यूपी का काम कांग्रेस किया के नेता कहते हैं ये तो गलत हो रहा है जी। यूपी कांग्रेस के नेता कहते हैं ये तो गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी का साथ। फिर मैं क्षमा चाहते कहना चाहूँगा कि एक अपराधी जो कृष्णानंद राय का हत्यारा था, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी जेल में रखा था, न्यायालय से आदेश कराकर पंजाब में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी उसकी जेल में उसको आराम फरमाने के लिए लेके गए थे। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, योगी जी की सरकार का, जो सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करके उनको वापस उत्तर प्रदेश की जेल में लाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर ये बात मानिए, अब किसी अपराधी के लिए समाज में अपराध करने की जगह नहीं बची। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दूसरी तरफ अपराधियों का साथ देते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी साफ कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सवाल है, ये अभी जो बात कर रहे हैं ये मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं। पहली बात, मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी के ना विधायक हैं ना सदस्य हैं। दूसरी बात, वो उत्तर प्रदेश की जेल से ही पंजाब की जेल शिफ्ट हुए थे, अदालत के आदेश पे हुए थे। तीसरी बात, पंजाब से अब वो उत्तर प्रदेश आ गए, तो पंजाब की जेल में वो क्या कर रहे थे और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जेल में वो क्या कोई अलग अलग काम कर रहे हैं? वहाँ भी जेल में थे, यहाँ भी जेल में। अगर मुख्तार अंसारी वहाँ तो विधानसभा में बैठे होते पंजाब की, और यहाँ पर जेल में हो तो तब तो एक बात थी। आप मानते हैं ना कि मुख्तार अंसारी अपराधी? नहीं, मैं क्यों, भारत की कानून प्रक्रिया जो है मानती है कि वो अपराधी हैं, उन पर इतने मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ वो साधु महात्मा है। और जो यूपी सरकार बुलडोजर चला रही है ये भी सही है? तो यूपी सरकार बुलडोजर चलाए या पटेला चलाए, ये इनका फैसला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कानून व्यवस्था में हम कौन से कह रहे हैं कि लेकिन आप तो ये कर सकते हैं कि आपके बड़े नेता किसी दूसरी पार्टी का दामन न थामे। इनका बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, इनका बीजेपी के बाद एक ऑप्शन और मिल गया टीएमसी। इनके हाथ में ताकत है, ये सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके घरों को ढा दें, इनकी एक छत्र राज है हमारा लक्ष्मी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, किसी को भी अब तो कांग्रेस नेताओं के पास ऑप्शन आ गया, अब तो टीएमसी का भी रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, पूर्वांचल के एक बड़े नेता, बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य, वो भी टीएमसी का दामन थाम लेते हैं। नहीं तो संभल नहीं पा रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं प्रियंका गांधी से। देश के अंदर लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है।
कोई जाता है कोई आता है, ये तो चलता रहता, आवागमन संसार का नियम लेकिन है। खाटी कांग्रेसी नेता कैसे नहीं, बहुत से मोह भंग हो गया उनका। सुनिए, बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी इनके साथ थे, छोड़ के आए। कीर्ति आज़ाद इनके साथ थे, कांग्रेस में आए। अब कीर्ति आज़ाद जी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में चले गए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के समाजवादी में जा रहे हैं, कुछ समाजवादी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। ये तो चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो दारोमदार प्रियंका गांधी के ऊपर है जी, जाने के बाद ये लगने लगा कि कहा जाता रहा कि सीरियस नहीं लिया जा रहा है, प्रियंका को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। अब सीरियस लिया जा रहा है, नेता ही सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों का रुख कर दे रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी का जहाँ तक सवाल है, उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। अब फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता लेकिन आप को लोग करना क्या है। कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे क्या लग रहा है कि इस विषय में आप लोग प्रियंका को कितना नहीं, सपोर्ट कर रहे सवाल हैं? इस बात का है, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। जब 2012 में चुनाव हुआ था तो मायावती जी भी यही कहती थी, उनकी पार्टी के लोग, हमारी सरकार बनेगी। फिर जब 17 में चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और हम मतलब आपको लग रहा है 2022 में कांग्रेस का नंबर आने वाला है? नहीं, मैं मुझे लग नहीं रहा। 2007, 12, 17, 22 में कांग्रेस का नंबर लगने वाला राहुल है। जी, मेरे लगने से कोई मतलब थोड़ी है। लग तो लक्ष्मीकांत जी को रहा कि सरकार आ रही है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ 2012 में मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को यही लगता था कि हमारी सरकार आ रही है, और 2017 में अखिलेश जी को लगता लेकिन था। सभी पार्टियों का बूथ मजबूत है, कांग्रेस का बूथ मजबूत नहीं है, तो भरोसा क्यों करे जनता? नहीं, ऐसा नेता भी नहीं है, प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, अब हम, अगर हमारे पास कोई चेहरा है तो उस चेहरे पे चुनाव क्यों ना लड़े? केवल प्रियंका है? नहीं, और भी बहुत लोग हैं। और कौन है बता दीजिए। ये सवाल लक्ष्मीकांत जी से पूछो ना कि मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये योगी जी के कांग्रेस की चेहरे बात कर रहा हूं तो कांग्रेस की बात मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस के नेताओं की बात मैं जवाब दूंगा। प्रत्येक राजनीतिक दल में बहुत से चेहरे होते हैं, नेतृत्व अलग अलग दायित्व सौंपता है। प्रियंका के अलावा कांग्रेस में और कौन? प्रियंका गांधी शीर्ष नेतृत्व में एक हैं, लेकिन और भी सारे लोग हैं। कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा तक कांग्रेस नेताओं से भरी हुई यूपी है। की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो सवाल करूंगा ना, क्या योगी जी के चेहरे पे चुनाव है या मोदी जी के? तो इनसे ही पूछ लीजिएगा। आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? हम प्रियंका गांधी के चेहरे पे, खुद खाटी बीजेपी के बड़े नेता हैं। नहीं तो मैं तो बहुत छोटा नेता हूँ, मैं तो नेता ही नहीं, मैं तो कार्यकर्ता मानता अध्यक्ष हूँ। की जिम्मेदारी निभा चुके हैं वो। नहीं तो आपका सवाल क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। लक्ष्मीकांत जी के सवाल का जवाब दूं या राहुल आपके सवालों का जवाब आप दूं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कौन बताएं है? ना। नहीं, प्रियंका के अलावा कौन है? नहीं, प्रियंका के अलावा कौन नहीं है? आप बताइए, नाम अरे बता मैं तो दीजिए। कह रहा हूँ उनके अलावा सब हैं। लक्ष्मीकांत जी नाम नहीं पता चल पाएगा इस चर्चा में कि प्रियंका के अलावा और कौन है। नहीं, सवाल इस बात का, वैसे समाजवादी पार्टी में देखिए, अखिलेश के अलावा कोई नहीं, देखिए, वैसे कांग्रेस में प्रियंका के अलावा कोई नहीं। आप देखना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? आप नाम बता दीजिए। मैं तो इनसे एक सवाल इनसे भी मैं कर आचार्य लीजिएगा प्रमोद कृष्णम को मान लूं? कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। मैं तो अभी आपके यहाँ आया हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, कटघरे में खड़ा हूँ। मैं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से अपना सवाल कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी जी के चेहरे पे या मोदी जी के? आप इनसे पूछ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत जी। फिर मैं जवाब दे दूंगा। अगर ये जवाब दे दें तो मैं कांग्रेस का जवाब दे दूंगा। निश्चित जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, अपने प्रदेश के नेतृत्व के भरोसे पर। ये तो मैं भी कह दूंगा। रुक जाइए, क्षमा चाहते कहूंगा, कांग्रेस के पास बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ऊपर बूथ हैं, उन पर क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं? नहीं है। तो नेतृत्व क्या करेगा? और जो नेता है वो भी अपने उस नेता को सपोर्ट नहीं करे। लेकिन मुझे कांग्रेस के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, और फिर इसके बाद बूथ पर लाखों कार्यकर्ताओं का समूह एकजुट होकर नाम गिना दिया। आचार्य प्रमोद चुनाव कृष्णम जी, आप लड़ेगा। भी नाम गिना दीजिए। 2-4 नाम गिना दीजिए आप कोई। नहीं, मैं नाम गिना तो दूं, लेकिन उसका प्रयोजन क्या बता है? दीजिए। नहीं, मुझे बताओ। ये बहस का मुद्दा ही नहीं होना क्यों चाहिए। नहीं है सर? नहीं, क्या मुद्दा है? क्यों नहीं है? जमीन से जुड़ा नेता कौन है? नहीं। मैं केवल आचार्य प्रमोद कृष्णम को मान लूं, प्रियंका गांधी को मान लूं? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल है, आपने कहा था सुनिए, कि अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जवाब दे देते हैं तो मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, मैंने ये कहा था अगर ये जवाब दे दें कि योगी जी के चेहरे पे चुनाव है या मोदी जी के, तो मैं भी दे दूंगा कि किसके चेहरे पे चुनाव है।
मैंने ये कहा था। अब इन्होंने नेताओं के नाम गिनाए तो यहाँ से लेके वहाँ तक लगा दी। एक सेकंड सुनिए, राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने कहा जेपी नड्डा जी, सुनिए, तो हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी। दूसरा इन्होंने कहा हमने राहुल गांधी। तीसरा हम कहेंगे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, सुनिए चन्नी, ये कितने नेता हमारे, बताइए ना। आचार्य जी, ये नेता नहीं है क्या? आचार्य जी, हरीश रावत हमारे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव हो रहा है, यूपी की बात कर रहा हूं। भाई इन्होंने, जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के थोड़े ही है, इन्होंने क्यों गिनाया? मैंने ये पूछा, आपने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी के चेहरे पे हो रहा है, किसके? मैंने कहा बिल्कुल वो राष्ट्रीय महामंत्री है, उनके चेहरे पे चुनाव हो रहा है। सलमान खुर्शीद है कि नहीं? है, बिल्कुल है, कांग्रेस के नेता है। सलमान खुर्शीद में क्या गुनाह है भाई? मैं आचार्य जी की उनमें एक क्या बात- बुराई है? वो भारत के विदेश मंत्री रहे, भारत के कानून मंत्री रहे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के वो नवासे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम मैं है? आचार्य जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। मैंने जिन नेताओं के नाम गिनाए हैं, इनमें से आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के हैं, आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद हैं या नहीं हैं? और फिर पिछले 3 महीने में आदरणीय योगी जी के, माननीय राजनाथ सिंह जी के, माननीय अमित शाह जी के, माननीय जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश में कितने दौरे हो चुके? क्या कांग्रेस ये बताने का कष्ट करेगी कि प्रियंका गांधी के अलावा किस नेता ने उनका उत्तर प्रदेश का चुनाव का संचालन करने के लिए, चुनाव को अभियान को बल देने के लिए दौरा किया है? राहुल जी, मैं एक ही सेंटेंस में जवाब देता हूं आदरणीय लक्ष्मीकांत जी का कि हमारे पास प्रियंका गांधी है ना, 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, बात खत्म हो गई। उत्तर नहीं है आपका। केसी त्यागी जी, जाहिर तौर पर हालांकि चुनाव की बात हो रही है उत्तर प्रदेश, और सूबे का सबसे बड़ा ये विधानसभा का चुनाव, पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव, आप लोग साथ भी मांग रहे हैं और साथ नहीं मिलने पर कह रहे हैं कि बातचीत होगी, टेबल पर निष्कर्ष निकलेगा। बात नहीं बनी तो क्या वाकई जेडीयू एक अलग मैदान में कूदने की कोशिश करेगी विधानसभा चुनाव में, या फिर बाहर से सपोर्ट करती रहेगी बीजेपी को? ये आपका इस सरकार- नकारात्मक प्रश्न है और मैं आशावादी हूँ कि हमारी बातचीत संभावनाएं हमेशा बनी रहती है सर। हाँ नहीं बनी रहती है आपके अनुसार। और मेरे राजनीति अनुसार में महत्वाकांक्षाएं हमेशा बनी मैं रहती हैं। सकारात्मक तरीके से सोचता और देखता हूँ, और हम लोगों का गठबंधन बनेगा। हम तो दिल्ली में भी साथ चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें जेडीयू? नहीं, वो मंचों से नहीं बताई जाती, वो उन्होंने लिस्ट हमसे मांगी है, भाजपा के लिस्ट मांग ली है? हाँ लिस्ट मांगी, हमने लिस्ट दे दी है, उस पर बैठ करके बातचीत होगी और जो नतीजा होगा वो आपके सामने आएगा। 30, 40, 50? नहीं, कितने उम्मीदवार होंगे? वो समाचार पत्रों के, टीवी चैनलों के जरिए नहीं मांगी जाती। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन चलता रहा, कई मुद्दे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर बात हो रही है, किसानों को लेकर बात हो रही है, और ऐसे में लगातार पूरे बीजेपी नेतृत्व का, खुद अमित शाह की नज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सहारनपुर में रहे, उन्होंने तमाम बातें कही। अखिलेश के एक चश्मे की बात उन्होंने कही, ये चश्मा क्या है? चश्मा तो केवल इतना है कि अखिलेश जी जिस नज़र से उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देख रहे हैं, वो उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे, ये एहसास कराने का प्रयास माननीय अमित शाह जी ने किया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा बूथ की करने के लिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को काशी और अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, आदरणीय अमित शाह जी को ब्रज और पश्चिम की जिम्मेदारी दी है, और नड्डा जी को कानपुर और क्या नाम बुंदेलखंड क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। तो हम संगठन को बूथ स्तर तक, बूथ की मीटिंग करने की जिम्मेदारी इन बड़े नेताओं को दी है। बूथ स्तर तक हम अपने प्रबंधन को सुनिश्चित इस माह में हर हालत में कर लेंगे, और अगर कहीं बाद में कोई कमी दिखेगी तो उसको दूर करने की भी पर्याप्त हमारे पास समय होगा, और हम इसको पूरा कर लेंगे। 7 या 8 तारीख में पश्चिम की बैठक में माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, और उसके बाद जो उनका ऑब्जर्वेशन होगा तदनुसार जो आवश्यकता होगी हम करेंगे। कुल मिलाकर बूथ प्रबंधन करके अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के चेहरा और बूथ पर कार्यकर्ता का श्रम, इसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार के द्वारा जो विकास के और जनहित के काम किए गए, वह भी हमारे चुनाव जीतने का आधार बनेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? सभी सीटों पर साथ मिल रहा है किसी का? समाजवादी पार्टी इस बार पूछ नहीं रही, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी
या बहुजन समाज पार्टी या और कोई अन्य पार्टी हमें पूछ रही है या नहीं पूछ रही है, ये विषय है ही नहीं। विषय तो ये है कि हम उत्तर प्रदेश की अखिलेश सभी छोटे सीटों छोटे पर- दलों से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन तो हम तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस हम तो छोटा दल उसे नहीं है, न्योता भी उन्होंने- नहीं दे रहे हैं अरे अखिलेश। भाई, उन्होंने कहा हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, तो हमने कब कहा कि अखिलेश जी हमसे गठबंधन करें? अखिलेश जी की एक पार्टी है, शिवपाल जी की एक पार्टी है, ओवैसी साहब की एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की पार्टी है, अजीत सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय जयंत चौधरी जी की पार्टी है। ये सब लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। फैसला तो जनता को करना है। हम आप अभी से कैसे कह सकते हैं कि जनता क्या फैसला करेगी? जहाँ तक सवाल है रिपोर्ट्स का, सर्वे का, तो मैंने पहले भी कहा 2012 में सारे सर्वे मायावती जी की सरकार तो दोबारा नेताओं ला को रहे भी थे। नहीं पता होता कि 17 में जनता क्या अखिलेश जी फैसला को, करेगी। अरे भाई आप मेरी बात ही पूरी नहीं होने देते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझसे? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, मुझसे एक प्रॉब्लम है क्या? आप लक्ष्मीकांत जी को नहीं टोकते हैं, केसी त्यागी जी को नहीं टोकते हैं। अभी मुझसे तो कोई खतरा ही नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन मेरी बात ही नहीं पूरी होने देते हैं। राहुल जी, मैंने कहा 2012 में ये सारे सर्वेयर एजेंसियां मायावती जी को जिता रहे थे, 17 में अखिलेश जी को जिता रहे थे, और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का एक दूसरे का समर्थन था। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और मिलकर चुनाव लड़ने के बाद में ये सारी एजेंसियां बता रही थी कि सरकार बन रही है। तो ना तो मायावती जी दोबारा लौट के आई, ना अखिलेश जी लौट के आए। तो मुझे लगता है कि शुभ संकेत बीजेपी के लिए भी नहीं है, ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अकेले कैसे संभव है ये? कांग्रेस के बलबूते अकेले कैसे संभव है? नहीं, देश की जनता जिसे चाहे उसे जिताए। अकेले जिताती? मोदी जी को उन्होंने बहुमत दिया, योगी जी को जब चीफ मिनिस्टर बने तो योगी जी का तो चेहरा भी नहीं था। चीफ मिनिस्टर चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हुआ था। संगठन तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करे, या संगठन विधायक दल की बैठक होती है तो वो संगठन तय से करता है। सरकारें नहीं बनती, माफ करना। अगर संगठन से सरकार बनती तो 70 साल से आरएसएस का संगठन था, लेकिन सरकार तब बनी जब संगठन अटल पार्टी बिहारी का, वाजपेयी RSS जी की का बात ही नहीं हो नेतृत्व, रही। संगठन पार्टी का जो कांग्रेस के पास अडवाणी नहीं जी है। का नेतृत्व मिला। संगठन पहले भी था, लेकिन सरकार तब बनी जब मोदी जी का चेहरा मिला। ऐसे नहीं होता है, सब चीजें राजनीति में जुड़ के मिलती हैं, एक से एक जुड़कर 11 बनता है। और आपका संगठन वैसे ही कमजोर है। नहीं, कौन कहता हमारा संगठन कमजोर है? हमारा लक्ष्मीकांत संगठन जी, एकदम ठीक है, बहुत मजबूत संगठन हर है जिले में, कांग्रेस का। हर शहर में, हर ब्लॉक में संगठन है। 2022 में बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस से भी। मुझको, भाजपा को, कृष्णम जी कह रहे हैं मेरा बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन है, मैं आचार्य जी का बड़ा आदर करता हूं। कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए अपेक्षित विधायक जितने चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उतने गंभीर उम्मीदवार लड़ाने को नहीं मिलेंगे। जीतना तो दूर की बात है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कह रहे हैं ये इनका मत है। अभी केसी त्यागी जी ने क्या कहा? मैं आशावान हूँ, आशावादी हूँ, हम गठबंधन करेंगे। तो हम आशावादी हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा है कि महंगाई के खिलाफ वोट देगी, अत्याचार के खिलाफ वोट देगी, फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ वोट देगी, किसानों की जो दुर्दशा हुई है उसके खिलाफ वोट देगी। हमें विश्वास है। अब मेरे विश्वास को आप कहें कि ये तो ठीक नहीं है, और आपका विश्वास जो है वो अति विश्वास को आप ठीक माने, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप तो तीसरे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। नहीं, तीसरा क्यों? हम तो पहला ऑप्शन है। बीजेपी के लिए पहला ऑप्शन समाजवादी पार्टी है। नहीं, ये तो इनकी बात है ना कि ये किसको अपना प्रतिद्वंदी ठीक है, मानते छोटा हैं। सा सवाल है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे क्या? निश्चित, मैंने 6 महीने पहले बता दिया था कि मेरी अब चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के नाते अगर नेतृत्व चाहे तब, अगर आपसे आग्रह करें। नेतृत्व तो चाहेगा तो जो चाहे कराएगा। कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, सेनापति का आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मैंने व्यक्तिगत अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था। आप तीनों मंच पर आए न्यूज नेशन के सम्मेलन, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सम्मेलन में, और बेबाकी से अपनी बात रखी। हालांकि 2022 जो कि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसे में तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे। हालांकि जनता किसे जिताती है ये तो 2022 में ही पता चलेगा, लेकिन जिसका संगठन मजबूत, सरकार उसी की बनेगी। ये उन पार्टियों को भी आकलन करना होगा कि कौन कितनी मजबूत है। हमारे साथ आप तीनों मेहमान जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।